नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार। साथियों, हम लोग टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो है प्रश्नोत्तरी और 1100 प्लस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 176वें क्वेश्चन की चर्चा आज हम करेंगे। इससे पहले 175 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो 176वें क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं, चर्चा करते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 176। 176 क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। संसदीय प्रणाली की सरकार की क्या विशेषता होती है, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली की या संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। ये पॉइंट सही है। भारत में लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, ये बात सही है। ये पॉइंट कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से इससे जुड़ा हुआ है। तो अभी इसके बाद नीचे वालों को देख ले कि इनमें से मोर करेक्ट कौन सा है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, ये भी हमारे देश में है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली की ये मूलभूत विशेषताओं में से नहीं है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये भी बात हमारे लिए सही है, लेकिन ये संसदीय शासन प्रणाली की मूलभूत विशेषताओं में शामिल नहीं है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये सबसे प्रमुख कारण है जो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता को दर्शाता है। ये प्रमुख स्टेटमेंट है कि कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा यानी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इन चारों में से सबसे करेक्ट आंसर, जो सबसे अप्रोप्रिएट और सबसे ज़्यादा जो संसदीय शासन प्रणाली का प्रमुख लक्षण है, वो मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना है। दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका आंसर होगा डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है। संसदीय प्रणाली की जो शासन व्यवस्था होती है उसका लाभ क्या होता है, उसका प्रमुख फायदा क्या है? तो कार्यपालिका और विधायिका दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते नहीं। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, पूर्ण स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते हैं। ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का लक्षण है, ना कि ये संसदात्मक शासन प्रणाली का लक्षण है। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। ये बात भी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की ओर ज़्यादा जाती है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, ये बात ठीक है। इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति हमेशा जवाबदेह बनी रहती है। हमेशा सरकार को अपनी कार्य प्रणाली के लिए विधायिका को यानी संसद के प्रति जवाबदेही तय होती है। सरकार के अध्यक्ष का निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। ये बात भी यहाँ पर जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से संबंधित है। तो ये तीनों बातें जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से संबंधित हैं, और वहीं कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, ये बात जो है संसदीय शासन प्रणाली से संबंधित है। आंसर हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? संसदीय शासन प्रणाली का कौन सा सिद्धांत हमारे यहाँ पर संस्थागत रूप से पाया जाता है, ये बात हमको समझना है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का ही हिस्सा होती है। ये संसदीय शासन प्रणाली का प्रमुख लक्षण है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त हो रहता है, तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। संसद में यानी लोकसभा में विश्वास मत हासिल रहता, तब तक ही सरकार सत्ता में या मंत्री सत्ता में बने रहते हैं, ये भी बात सही है। दोनों पॉइंट ठीक हैं। तीसरा पॉइंट है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नहीं, राज्य का अध्यक्ष तो राष्ट्रपति होता है। मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है वो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसलिए ये सेंटेंस सही नहीं है। तो ये जो तीसरा सेंटेंस है ये गलत है। बाकी जो संसदात्मक शासन प्रणाली के भारत के संबंध में जो प्रमुख विशेषता है, ये दोनों विशेषताएं सही है। तो हम लोग देख सकते हैं 1 और 2 जो ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 और 2। 1 और 2 जो है
ये 1 और 2 किसका आंसर होगा? इस क्वेश्चन का 78 नंबर क्वेश्चन का होगा। राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष जो होता है, चेयरमैन जो होता है, वो हमेशा ध्यान रखना प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री राज्य अध्यक्ष नहीं कहलाता, वो सरकार का, कार्यपालिका का, मंत्रिपरिषद का या मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कहलाता है। तो ये थोड़ा सा शब्दों का आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति पद्धति में यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, राष्ट्रपति पद्धति का मतलब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। समस्त कार्यपालिका की शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां होती है राष्ट्रपति में ही निहित होती है, क्योंकि वहां एकल कार्यपालिका पाई जाती है। अमेरिका वाला एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं, तो इसमें समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। कैबिनेट में जो मेंबर शामिल होते हैं उसमें नहीं होती, वो राष्ट्रपति के बिहाफ पे ही काम करते हैं, वहाँ कैबिनेट में नहीं होती। संसदीय शासन प्रणाली के अंदर कैबिनेट में शक्तियाँ होती हैं, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर सबसे ज़्यादा जो शक्तियाँ हैं वो किसमें होती हैं? राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। बिल्कुल सही बात है, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य। चारों ही सेंटेंस सही है इसमें। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है, ये भी सही है, हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ ये बात। तो भारत में लोकतांत्रिक समाज है, लोकतांत्रिक समाज बिल्कुल पाया जाता है। सभी धर्म, सभी जाति समाज के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, सभी को वोटिंग राइट है समान रूप से। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, बिल्कुल हमारे यहाँ वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है। हमारे यहाँ नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का स्पेशली उल्लेख किया गया है। तो ये चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। चारों ऑप्शन वाला जो ऑप्शन है देख लेते हैं हम, ऑप्शन डी 1 2 3 4, यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? भारतीय राजतंत्र, वैसे ये शब्द गलत है, राजतंत्र राज्य व्यवस्था की नहीं है, भारतीय राज्य व्यवस्था की नहीं है। एक संविधान संगत सरकार, ये विशेषता हमारे संविधान की भारतीय शासन व्यवस्था की है। लोकतांत्रिक सरकार भी है, विधि का शासन भी हमारे यहाँ पाई जाती है। और नहीं पूछ रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था की जो विशेषता नहीं है, तो संविधान संगत सरकार यानी संविधान के विरुद्ध सरकार नहीं हो सकती, ये बात सही है। लोकतांत्रिक सरकार होती है, विधि का शासन हमारे देश में पाया जाता है, कानून का शासन है। सत्तावादी सरकार नहीं, सत्तावादी सरकार हमारे देश में नहीं है, ये विशेषता जो है अलग है। सत्तावादी सरकार का जो विशेषता है ये हमारे संविधान की या शासन व्यवस्था की नहीं है। सत्तावादी सरकार मतलब हो गया एक तरह से निरंकुश शासन व्यवस्था की ओर इंगित करता है, तो निरंकुश शासन व्यवस्था हमारे यहाँ पर नहीं पाई जाती। सत्तावादी सरकार जो है जनरली चीन वगैरह में जो एक ही दल की सरकार हमेशा अधिकतर रहती है, साम्यवादी दल, उसके संबंध में ये बात फिट होती है, हमारे संबंध में ये बात फिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? संविधान से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, संसद से। भारतीय संविधान से ही केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, यानी शासन चलाने की शक्तियां केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को किससे प्राप्त होती हैं दोस्तों? ये शक्तियां जो प्राप्त होती हैं ये भारतीय संविधान से प्राप्त होती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। कथन कारण, अच्छा कथन कारण का क्वेश्चन है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही बात है, लोकतांत्रिक देश है। भारत का अपना एक संविधान है, भारत का अपना एक संविधान है, ये बात भी सही है। लेकिन क्या लोकतांत्रिक इस वजह से है कि संविधान है? क्या बिना संविधान वाला लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता क्या? भाई ब्रिटेन भी तो एक बिना संविधान वाला देश है, बिना संविधान वाला, लिखित कोई संविधान नहीं है, उसके बावजूद भी वो लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश होने के लिए संविधान का होना कंपलसरी नहीं है। इसलिए सेंटेंस तो दोनों सही है, लेकिन ये आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है। इसको हम वैसे भी करके देखें, भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि भारत का अपना एक संविधान है। तो भारत का एक संविधान होने, संविधान
जो है लोकतांत्रिक देशों का भी होता है, बिना लोकतांत्रिक देशों का भी होता है। संविधान तो किसी भी देश का हो सकता है। तो यहाँ पर ये बात फिट नहीं होती, लेकिन दोनों सेंटेंस सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी सही है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन, गुड गवर्नेंस, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी क्वेश्चन है, बेसिकली लोक प्रशासन संबंधी क्वेश्चन है। और जो स्टूडेंट्स जानते हैं, मेरे से कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं, किसी ने इंस्टीट्यूट में या कहीं पे भी मुझसे पढ़े हैं, वो जानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सुशासन, गुड गवर्नेंस जो है वर्तमान दौर चल रहा है। लोक प्रशासन के विकास के क्रम में छठवां चरण जो होता है वो गुड गवर्नेंस का दौर, एलपीजी के दौर में लोक प्रशासन की बात हम करते हैं और बड़ी डिटेल से, बड़े अच्छे से इसको हम पढ़ते हैं। तो उसी संबंध में हम लोग पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की विशेषता नहीं, गुड गवर्नेंस की विशेषता नहीं है। गुड गवर्नेंस में जवाबदेही होती है, पारदर्शिता होती है, कानून का नियम होता है, लाल फीताशाही इसकी विशेषता नहीं है। लाल फीताशाही यानी सरकारी कामकाज में देरी होना लाल फीताशाही कहलाता है, कार्यों में विलंब होना लाल फीताशाही कहलाता है। तो लाल फीताशाही या कामकाज में, सरकारी काम में देरी होना, ये गुड गवर्नेंस का लक्षण नहीं है। बाकी तीनों जो है गुड गवर्नेंस की विशेषताएं हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चले। 185 कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है भाइयों? कल्याणकारी राज्य अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना नहीं, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, कल्याणकारी राज्य होता है जो पब्लिक वेलफेयर संबंधी काम करता है। तो यहाँ पर है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण नहीं, ये तो नहीं है। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन भी करता, सही है। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, तो दोस्तों सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना ही नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। तो इसमें कमजोर वर्गों के ऊपर विशेष फोकस किया जाता है और लोक कल्याणकारी राज्य कमजोर वर्गों के सर्वांगीण विकास की प्रयास करता, केवल स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात नहीं करता, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। ये आंसर इसका प्रॉपर तरीके से सही है, ज़्यादा अच्छा आंसर है, बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सभी नागरिकों के स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ये केवल स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित कर दिया, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। और कल्याण शब्द ज़्यादा व्यापक है, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पेयजल, सारी चीज़ें इसमें समाहित हो जाती हैं। तो ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई जगह छोड़ता है। ये स्टेटमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक विचारक है हर्बर्ट फाइनर, जो कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के संबंध में बात करते हैं। तो ये जो बात है कल्याणकारी राज्य के संबंध में है कि राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है। शायद ही अंतराल छोड़ने का मतलब है कि राज्य हर जगह मौजूद है, वे व्यक्ति के जीवन के हर एक पहलू से राज्य कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई स्थान हो व्यक्ति के जीवन से संबंधित या व्यक्ति के कल्याण से संबंधित, शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जिससे राज्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा हुआ हो, इसके संबंध में ये कहना चाहता है। तो आंसर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के संबंध में ये बात कर रहा है, ना कि पुलिस राज्य के संबंध में बात कर रहा है। ये लोकतांत्रिक राज्य भी इसमें सही है, लेकिन इसमें जो लोक कल्याणकारी राज्य यानी राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है, ये बात कल्याणकारी राज्य के संबंध में ज़्यादा सटीक होती है। नेक्स्ट ले, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी राज्य है, राजनीतिक समानता भी है, साम्यवादी राज्य ये हमारी विशेषता नहीं है, चीन की विशेषता है। हमारे यहाँ समाजवादी राज्य की व्यवस्था, हमारे प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का प्रयोग है। कल्याणकारी राज्य तो हमारा है ही, नीति निर्देशक तत्वों में लेके राजनीतिक समानता की बात जो है हमारे प्रस्तावना में भी है और संविधान के अंदर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व सब जगह इनके बारे में दे रखा है।
तो इसका आंसर नहीं पूछ रहा है कि संविधान का दर्शन नहीं है, वो है साम्यवादी राज्य, कम्युनिस्ट राष्ट्र राज्य की अवधारणा हमारे यहाँ पर लागू नहीं होती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो ये तो बहुत ही आसान है, आप सब जान जाएंगे कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। दोस्तों, नाम मात्र का राजतंत्र हमारे यहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम है ही नहीं, हमारे यहाँ कंप्लीटली लोकतंत्र है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हमारे यहाँ पे नहीं पाई जाती। कुलीन तंत्र जो होता है, एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी यानी उच्च वर्ग के लोगों का ही शासन होना, वो हमारे देश में नहीं है। हमारे यहाँ संसदात्मक प्रजातंत्र है, जनता द्वारा चुनी हुई संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इसमें एग्जैक्ट होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें 189, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता। ये संविधान की कठोरता जो है संघात्मकता का लक्षण है। एकल कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यानी राष्ट्रपति प्रणाली सरकार, एकल कार्यपालिका ये ठीक है। व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता ये गलत है, वहाँ पर शक्ति पृथक्करण होता है, किसी के चेक एंड बैलेंस पाया जाता है अमेरिका में। अपशिष्ट शक्तियाँ जो है राज्यों के पास होना, ये भी संघात्मकता का लक्षण है। यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का लक्षण है एकल कार्यपालिका, संविधान की कठोरता और अपशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना, ये संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं मानी जाती हैं। दोस्तों, यहाँ अध्यक्षात्मक की विशेषताओं को संघात्मकता की विशेषताओं को थोड़ा अलग करना पड़ेगा। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि संघात्मक व्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं, एकात्मक की क्या विशेषताएं होती हैं और अध्यक्षात्मक संसदात्मक में क्या अंतर होता है, ये क्लियर नहीं होगा, तब तक आप इसका आंसर सही से नहीं दे सकते। मैं आपको फिर से एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि साथियों, आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चन जो संसदात्मक, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक, एकात्मक प्रणाली, कठोरता, लचीलेपन, ये जो भी कुछ पढ़ने हैं, आपको YouTube के ऊपर ही मेरे द्वारा संविधान की विशेषताओं को लेकर के 9 लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं। उन लेक्चर्स को आप लोग सुनिएगा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने आप बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से कर पाओगे, क्योंकि जहाँ पर मैंने संविधान की विशेषता में संसदात्मक शासन प्रणाली को समझाया है, वहाँ पे मैंने उसका अध्यक्षात्मक से भी कंपेरिजन किया है। अमेरिका से भारत की शासन प्रणाली का कंपेरिजन किया है, ब्रिटेन से भारत की शासन प्रणाली का कंपेरिजन किया है। वहीं हम लोगों ने जहाँ पर एकात्मकता की ओर झुकाव वाली संघात्मक व्यवस्था जो भारतीय संविधान की विशेषता है, उस विशेषता को जहाँ पर मैंने समझाया है, वहाँ पर मैंने संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों का एक टेबल के माध्यम से जो है आपको अलग अलग सेपरेट लक्षणों को बताया है। उनमें से स्पष्ट बताया कि कौन से तो लक्षण हमारे पास संघात्मकता के पाए जाते हैं हमारे देश में, और हमारे संविधान में कौन से एकात्मकता के लक्षण पाए जाते हैं, और किस प्रकार ये एकात्मकता की ओर झुकाव रखी हुई है। ये सारी बातें मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। तो आप लोग वो लेक्चर्स सुनेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। डॉक्टर नरेंद्र कुमार धाकड़ के नाम से आप लोग टाइमलाइन एजुकेशन पे वो देख सकते हैं। दोस्तों, पॉलिटी वीडियोज में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ 189 क्वेश्चन का आंसर एकल कार्यपालिका जो कि राष्ट्रपति प्रणाली का एक प्रमुख लक्षण है, ये ठीक आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अमेरिका में हुआ। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदय सबसे पहले अमेरिका में हुआ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, लोकतंत्र या प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है, यह यहाँ राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। देखो, चारों ही ऑप्शन कहीं ना कहीं सही है, लेकिन मोर करेक्ट आंसर देखना पड़ेगा। तो यहाँ लोकतंत्र की बात पूछ रहा, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, यानी प्रजातंत्र से नज़दीक का जो आंसर है वो सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा है लोकतंत्र का? वो है जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। ये सबसे सटीक आंसर है।
इसलिए आंसर हो जाएगा सी। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। इसी को तो हम लोकतंत्र कहते हैं, इसी को हम प्रजातंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है गणतंत्र मतलब जिसका राष्ट्राध्यक्ष जो है वो निर्वाचित होना चाहिए। किसी देश का, राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो निर्वाचित होना चाहिए, ना कि वंशानुगत होता है, वही गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहलाती है। तो गणतंत्र की बात कह रहा है तो गणतंत्र पूछ रहा है कि गणतंत्र इसका क्या मतलब है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है? नहीं, अंतिम अधिकार जनता के पास नहीं है, ये लोकतांत्रिक संप्रभुता की बात होती है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, ये गलत बात है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी निर्वाचित है, वंशानुगत शासन नहीं है, ये बात सही है। भारत राज्यों का संघ है, ये बात ठीक है। लेकिन गणतंत्र के संबंध में जो बात है वो ये है कि भारत में वंशानुगत, जैसे ब्रिटेन के अंदर जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, वहाँ की रानी या राजा जो भी होते हैं वो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वो वंशानुगत होते हैं, इसलिए वहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम पाया जाता है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था मानी जाती है। हमारे देश में जो है राष्ट्राध्यक्ष होता है, सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है। ये बात अलग है कि वो अप्रत्यक्ष होता है, चाहे भले से वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, लेकिन निर्वाचित होना इम्पोर्टेंट है। ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था या गणराज्य की विशेषता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, ये बात बिल्कुल सही है। देश स्वतंत्र है, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, देश में अंतिम सत्ता संसद में है। अब ये भी सेम दूसरे तरीके से पूछ लिया, ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का अध्यक्ष क्या होता है? निर्वाचित होता है। जस्ट अभी अभी मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया है। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है? न कठोर है न लचीला है, यह आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला है। ये भी बात मैं जितने भी क्वेश्चन आज के जो भी करा रहा हूँ, पिछली एग्जाम में भी, पिछले लेक्चर में भी मैंने क्वेश्चन कराए, उनमें अधिकांश क्वेश्चन 95% तक क्वेश्चन जो है, आप लोग अगर ये 9 वीडियो संविधान की विशेषताओं वाले आप अगर देखते हैं तो उसमें से 95 क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपको वो देखने चाहिए। ये भी बात कि संविधान लचीले कठोरेपन का एक मिश्रण है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक विशेषता यहाँ पर है जो पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। सही बात है, संघीय प्रणाली यानी यूनियन ऑफ स्टेट है। हालांकि प्योर संघीय नहीं है, लेकिन राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन पाया जाता है, तो यहाँ संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है। सही है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। भारतीय संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो बिल्कुल भारत में जो केंद्र सरकार है वो राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, ये बात सही है, ये भी सेंटेंस सही है। और भारत में संघात्मक व्यवस्था है, दोनों सेंटेंस सही है। तो सेंटेंस ये भी सही है और सेंटेंस दूसरा भी सही है, यानी ए भी सही है और आर भी सही है। अब बात आती है कि ये इसकी व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है क्योंकि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो संघीय प्रणाली के अंदर तो बेसिकली ऐसा जरूरी नहीं है कि संघीय प्रणाली के लिए केंद्र शक्तिशाली हो, केंद्र कमजोर भी हो सकता है। जैसे अमेरिका का संघात्मक व्यवस्था है, वहाँ केंद्र जो है राज्यों की तुलना में कम शक्तिशाली है, राज्यों के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। वहाँ पर राज्यों को सौंपे गए जो विषय हैं शासन के वो ज़्यादा है और केंद्र के पास बहुत लिमिटेड शक्तियाँ होती हैं। तो वहाँ पर संघात्मक व्यवस्था, प्योर संघात्मक व्यवस्था अमेरिका में पाई जाती है और अमेरिका में केंद्र जो है कमज़ोर होता है राज्यों की तुलना में, यानी राज्यों के पास शासन चलाने संबंधी राज्य सूची के विषय हैं वो संख्या में केंद्र की तुलना में ज़्यादा, जबकि भारत में जो केंद्र सूची के विषय हैं वो राज्यों की तुलना में ज़्यादा है। राज्यों के पास 61 विषय हैं, वहीं केंद्र के पास कितने 97 विषय हैं मूलतया। तो ये जो बात है ये
दोनों सेंटेंस सही है लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है, तो व्याख्या नहीं करने के कारण आंसर क्या होगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट चर्चा करें हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। संघवादिता व्यवहारिक नहीं है यानी एक्चुअल में जो अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है वैसी प्योरली नहीं है कि केंद्र कमजोर हो राज्य शक्तिशाली हो, ऐसी नहीं है। यानी प्रैक्टिकली जो संघवादिता वो होनी चाहिए वो प्रैक्टिकल नहीं है। हमारे यहाँ बीच की स्थिति है, ना हम पूरी तरह संघात्मक है ना एकात्मक है। मतलब हम लोग संघवादिता के साथ में प्योर संघवादी देश नहीं है, हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट पे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, ये बात सही है, ये सही बात है। और भारत एक संघीय राज्य नहीं है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। बिल्कुल ये संघीय राज्य नहीं होना, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि संघात्मक व्यवस्था नहीं होती तो संघवादिता व्यवहारिकता की बात ही नहीं की जाती। तो यहाँ पर कह रहा है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है, जबकि भारत एक संघीय राज्य यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत में और केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। तो संघात्मक व्यवस्था तो है हमारे यहाँ पर, लेकिन प्योर अगर ये इस तरह से होता भारत एक पूर्ण संघीय राज्य नहीं है या पूर्णतया संघीय संघात्मक व्यवस्था नहीं है या शुद्ध संघात्मक व्यवस्था नहीं है, तब ये सेंटेंस सही होता। लेकिन ये कह रहा भारत एक संघात्मक राज्य नहीं है। हमारे यहाँ आंशिक रूप से संघात्मक ही सही हालांकि, लेकिन संघात्मक तो है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ए सही है और आर गलत है, ए सही है और आर गलत है। आंसर सी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें हम लोग, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। देखिए, कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण यानी फेडरल सिस्टम का लक्षण नहीं है। मतलब भारतीय सिस्टम जो है संघात्मक तो है ही, ये बात पिछले वाले क्वेश्चन के संबंध में भी लागू होती है कि क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, मतलब भारत में संघात्मकता के लक्षण पाए जाते हैं। तो जो पिछला सेंटेंस था, पिछला जो क्वेश्चन था, उसमें कह रहा था कि संघीय राज्य नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत सिद्ध होती है। ये अगले वाले क्वेश्चन से भी स्पष्ट हो रही है बात। तो संघात्मकता का लक्षण कौन सा? संघात्मकता का लक्षण है केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, ये लक्षण है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, बिल्कुल संघात्मक व्यवस्था के लिए संविधान का लिखित होना भी जरूरी है। एकहरी नागरिकता, ये इसका लक्षण नहीं है। संघात्मक जो अमेरिका की व्यवस्था उसमें दोहरी नागरिकता पाई जाती है, जबकि भारत संघात्मक होते हुए भी एकल नागरिकता है। तो ये संघात्मकता का विशेष लक्षण नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका, अमेरिका में भी स्वतंत्र न्यायपालिका का होना जरूरी है, संघात्मक व्यवस्था के लिए भारत में ही पाई जाती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? एकहरी नागरिकता, यानी संघात्मकता के लिए जो नागरिकता है वो दोहरी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? दोहरी होनी चाहिए, केंद्र की अलग और राज्यों की अलग होनी चाहिए। जबकि ये एकहरी नागरिकता जो है एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है, एकात्मकता का लक्षण है, ये यूनिटरी सिस्टम का लक्षण है। दोस्तों, ये सारी बातें मैं अपने वीडियो जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ उसमें सारी बातें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी कि कौन सा संघात्मकता का लक्षण है, कौन सा एकात्मकता का लक्षण है। ये बातें आप लोग उनको देखेंगे, उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? एकात्मकता के लक्षण कौन से पाए जाते हैं? लिखित संविधान, ये संघात्मकता का लक्षण है। कठोर संविधान, ये भी संघात्मकता का, अमेरिका से कंपेरिजन करते जाइए। संविधान की सर्वोच्चता, ये भी संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करना, ये एकात्मकता का लक्षण है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो है ये संघात्मकता का ही लक्षण है। राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये एकात्मकता का लक्षण है। संवैधानिक संकट यानी आपातकालीन स्थितियों में केंद्र की पावर केंद्र को शक्तियां प्राप्त होना राज्यों के ऊपर भी, ये भी एकात्मकता का लक्षण है। और एक सर्वोच्च न्यायालय की जो बात है ये भी कहीं ना कहीं किसकी ओर इशारा कर रही है? ये इशारा कर रही है किसकी ओर?
एकात्मकता की ओर, यानी पूरे देश के लिए एक ही एकल न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका जो भारत में पूरे देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, जबकि अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था होती है, वहाँ केंद्र का और हर एक राज्य का अपने अपने सर्वोच्च न्यायालय अलग अलग होते हैं। तो ये भी बात ठीक है। देखो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स मैं कह रहा हूँ संविधान की विशेषता, जब अमेरिका और ब्रिटेन से और भारत से जब तीनों का कंपेरिजन करके मैंने चीज़ों को बताया, वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। ये एकात्मकता का लक्षण है, ये भी एकात्मकता का लक्षण है। राज्य के विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजना, ये एकात्मकता की ओर लेके जाता है शासन व्यवस्था को। संवैधानिक संकट मतलब राष्ट्रपति शासन की बात भी कहाँ लेके जाती है, ये भी आपातकाल की बात जो है राष्ट्रपति के शासन व्यवस्था यानी राज्यों के ऊपर स्थापित करने की बात करती है, जो एकात्मकता का लक्षण है। और वहीं सर्वोच्च न्यायालय, पूरे देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय, ये भी जो है एकीकृत न्यायपालिका की बात जो है एकात्मकता की ओर लेके जाती है। तो आंसर हो जाएगा 4, 6, 7, 8। ऑप्शन में देखते हैं 4, 6, 7, 4, 6, 7, 8, ये ऑप्शन में इस तरह से नहीं है। तो इसका मतलब है हम इनमें से देखेंगे कौन सा मैच कर रहा है। 4 है, 6 है, 7 है, 4, 6, 7। तो आंसर ये हो जाएगा 4, 6, 7। इन्होंने ऑप्शन के हिसाब से इसको शामिल नहीं किया। अगर किसी ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय की बात आ जाती, वो भी 8वां भी लिखा होता, तो वो ज़्यादा करेक्ट आंसर होता। लेकिन यहाँ ऑप्शन जो मिल रहे हैं उन ऑप्शन के हिसाब से 2, 6 और 7 ही इसका आंसर होगा। 2 नहीं, 4, 6, 7, 4, 6, 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग, निम्न में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। एकात्मक तत्व कौन सा है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये एकात्मक नहीं है, ये विकेंद्रीकरण का जो है शक्तियों को स्तरों में बांटना, ये विकेंद्रीकरण संघात्मकता का लक्षण है। राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी सही है, अभी आया था वही क्वेश्चन है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व होना, राज्यों का अलग अलग प्रतिनिधित्व होना, ये जो है संघात्मकता का ही लक्षण है। न्यायिक पुनरावलोकन का पाया जाना, ये भी संघात्मकता का लक्षण है। अखिल भारतीय सेवाएं, ये किसका लक्षण है? ये अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश में एक समान होती है, ये एकात्मकता का लक्षण है। और द्विसदनात्मक, कौन सी? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, ये संसदात्मक व्यवस्था का लक्षण है। द्विसदनात्मक व्यवस्था एकात्मकता का लक्षण नहीं है, संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है, संसदीय व्यवस्था का भी लक्षण है ये। तो 2 और 5, अब 2 और 5 तो है नहीं, तो इसमें अपन को और दोबारा से इसको समझना पड़ेगा कि क्या कहना चाहता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं, शक्तियाँ केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच में विकेंद्रीकरण नहीं बटी हुई हैं, नीचे पंचायतों नगर पालिकाओं को भी वो बांट दी गई हैं। शक्तियाँ के विभिन्न स्तर, एक ही जगह सारी शक्तियाँ केंद्रित हो जाए तो वो एकीकरण या केंद्रीकरण का लक्षण हो जाएगा। जब शक्तियाँ विभिन्न स्तरों पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारों में बटी होती है तो वो विकेंद्रीकरण कहलाता है। और ये जो विकेंद्रीकरण है ये संघात्मकता की ओर लेके जाता है। तो ये आंसर नहीं होगा, राज्यपालों की नियुक्ति हो गई होगा। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये ऊपर से इस पे हम विचार कर सकते हैं कि ये ऊपरी तौर पे हम सोचें कि राज्यसभा के अंदर जो है विभिन्न राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया। राज्यसभा में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य वोट डालते हैं राज्यसभा सदस्यों के लिए, और प्रत्येक सदस्य के एमएलएज का, प्रत्येक राज्य के जो एमएलए होते हैं उन राज्यों के एमएलएज का वोट का वैल्यू जो होता है वो अलग अलग होता है। ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होती है, एकल संक्रमणीय प्रणाली से निर्वाचन होता है और वोट वैल्यू के हिसाब से होता है, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में, प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुपात में सभी राज्यों को एक समान प्रतिनिधित्व देने के लिए केंद्र सरकार में, केंद्र की विधायिका में, राज्यसभा में जनसंख्या के अनुपात में समान अनुपात में ही भागीदारी देने के लिए किया जाता है। तो ये जो असमान प्रतिनिधित्व है, ये असमान प्रतिनिधित्व जो है ये राज्यसभा के अंदर राज्यों को समान मात्रा में, समान अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की बात की जा रही है। एकात्मकता की ओर ये लक्षण इशारा करा, एक समान व्यवस्था की, एक समान अधिकारों की, एक समान वोटिंग राइट देने की व्यवस्था की गई है। क्योंकि असमान होगा, जैसे यूपी की जनसंख्या वो ज़्यादा है,
राजस्थान की जनसंख्या कम है तो यूपी से एमएलए भी ज़्यादा होंगे, सॉरी राज्यसभा के मेंबर भी ज़्यादा होंगे और राजस्थान से राज्यसभा के मेंबर कम होंगे। तो ये जो अनुपात है, कम ज़्यादा का जो अनुपात रखा गया है, ये दोनों की जनसंख्या में एक समानता, एक रूपता लाने का प्रयास किया गया है। इसलिए हम इसको भी कुछ हद तक ये मान सकते हैं कि ये एकात्मकता की ओर लेके जाता है इनडायरेक्ट रूप से। न्यायिक पुनरावलोकन ये प्योरली जो है संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है, द्विसदनात्मक व्यवस्था इसका है नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से 2, 3 और 5। 2, 3, 5, 2, 3, 5 ये आंसर इसका सही होगा। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, क्योंकि सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व कहा जा रहा है राज्यसभा में। तो राज्यसभा में राज्यों के हितों का रक्षा करता है। जो संसद है, संसद का उच्च सदन जो राज्यसभा होती है, वो राज्यों के हितों का संरक्षण करने के लिए ही यहाँ सदस्य भेजे जाते हैं। तो ये एक तरह से राज्य और केंद्र के बीच में एक सामंजस्य बिठाने की भी व्यवस्था है। इसलिए भी इसको हम क्या कह सकते हैं, एकात्मकता के लक्षण के रूप में हम देख सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की बात करें आज के, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दी गई कूट से सही उत्तरों को चुनिए। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता, परोक्षतः यानी अप्रत्यक्ष होता, बिल्कुल सही है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। भारत में संसदीय प्रणाली भी है, साथ में गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। यानी गणतंत्रवाद का मतलब है राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों सेंटेंस सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब ये देखिए, ये एक दूसरे की व्याख्या करते हैं कि नहीं करते। देखो, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। परोक्ष निर्वाचित होने का मतलब है राष्ट्रपति सर्वोच्च अधिकारी होता है, गणतंत्र का प्रतीक होता है, वो निर्वाचित होता है, तो इस मतलब गणतंत्र व्यवस्था की बात है। और भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद से जोड़ा गया है, बिल्कुल सही बात है। दोनों सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस जो इसकी व्याख्या भी कर रहा है। देखिए, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो गणतंत्रवाद और निर्वाचित होना दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, इसलिए भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है क्योंकि शब्द जोड़ दिया। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। ये सेंटेंस बिल्कुल क्योंकि साथ जुड़ रहा है, इसको इसलिए से भी जोड़ के देख ले। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, इसलिए भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। तो ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। इसका मतलब आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि परोक्षतः निर्वाचित होना और गणतंत्रवाद एक ही बात है। दोनों से ही इम्पोर्टेंट जो दोनों बातें एक दूसरे से मैच करती है, जुड़ी हुई हैं। तो ये तय है कि ये दोनों सेंटेंस सही हैं और एक दूसरे की ये क्या कर रहे हैं, स्पष्टीकरण के रूप में भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 200 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज के 25 क्वेश्चन हमने आज भी वापस डिस्कस कर लिए। फिर से आपसे एक अपील कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप यूट्यूब पे जो मेरे संविधान की विशेषताएं संबंधी वीडियोज़ हैं उनको देखिएगा। आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं आगे चल के। तो राष्ट्रपति से संबंधित भी 9-10 वीडियोज़ मिलेंगे, बहुत डिटेल में मैंने सब कुछ बता रखा है। उनको मेरा मानना है कि जो मटेरियल कंटेंट, अच्छा कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही उपलब्ध है, बिना किसी फीस के, बिना किसी प्रयासों के। आप घर बैठे कभी भी जब भी आपको टाइम मिले वो देख सकते हैं, वहाँ से आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।